हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्व गुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हमारी जो एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की सीरीज़ चल रही है, उसमें आज की इस वीडियो में क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी का दो चैप्टर 10 और चैप्टर 11, ठीक है। इन दोनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैटर थोड़ा कम होने की वजह से इसलिए मैंने दोनों को मर्ज कर दिया है, ठीक है। तो मतलब एक ही वीडियो में दोनों चैप्टर होंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दो पिक्चर दी गई हैं। पहले वाली पिक्चर से ये पता चल रहा है गति और दूरियों के बारे में यहाँ पे बात की गई होगी, ठीक है। दूसरे में परावर्तन की प्रोसेस दिखाएगी। तो इसी से ही संबंधित हम लोग इसमें चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे, अध्याय 10 जो है गति एवं दूरियों का मापन। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम ये जान लें कि मात्रक क्या होता है। मात्रक वह ज्ञात निश्चित राशि है जिससे किसी अज्ञात राशि की तुलना की जाती है। एक मात्रक जो है, पहले क्या होता था कि पहले जो मापने के तरीके होते थे, कोई भी चीज़ अगर नाप तौल करनी होती थी या मापने के तरीके होते थे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की माप तौल होती थी। आगे हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे भी कि किस किस जगह पे किस किस तरीके से लोग माप करके चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते थे या लेन देन करते थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन चीज़ों में गड़बड़ी होने लगी। तो गड़बड़ी जो होने लग गई तो उससे क्या हुआ कि रिसेंटली मतलब समय बढ़ने के साथ साथ वर्तमान समय में एक ऐसी यूनिट चलने लग गई है जो कि पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में वो यूज़ होती है, ठीक है। सार्वत्रिक एक तरीके से मात्रक उसे कहा जाएगा। तो वो जो यूनिट है वो सब जगह यूज़ होती है, तो उसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकता है। हाँ, वो अलग की बात है कि अगर माप लेने में अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो वो एक अलग की बात है, अदरवाइज जो यूनिट है वो फिक्स है। तो मात्रक वह निश्चित, वो ज्ञात, पहली बात तो मात्रक हमें ज्ञात रहेगा, दूसरा वो एक निश्चित राशि है जो किसी अज्ञात की तुलना की, मतलब इससे किसी अज्ञात राशि की तुलना की जा सकती है, ठीक है। कोई भी अनजान कोई भी चीज़ है उसकी हम जो है कंपैरिजन करके उसको हम माप सकते हैं। कोई भी चीज़ जो वो डिपेंड करेगा कि दूरी कितनी भी हो, कैसी भी हो, उसको किस यूनिट से माप रहे हैं, और अगर कोई लिक्विड या फिर कोई भी जो है भार वाली जो चीज़ है उसको किससे नाप रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले है हाथ। हाथ का यूज़, हाथ को यहाँ पे कहेंगे कोहनी से उंगली के छोर तक की जो लंबाई है वो हैंड डिस्टेंस कही जाएगी। इसका यूज़, इसको लंबाई की मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है, इसका प्रयोग। दूसरा है फुट तथा गज। फुट तथा गज, इसको आदि को संसार के कई क्षेत्रों में लंबाई की मात्रा के रूप में भी प्रयोग करते हैं, फुट को और गज को। आज भी कहीं आप सुनते होंगे कि ये जो है वो 12 फुट की अक्सर करके जो ह्यूमन बींग की लंबाई होती है तो वो फुट में ही जो है बताते हैं कि वो 12 फुट है, या सॉरी 12 फुट तो आजकल कोई होता नहीं, ठीक है। तो वही 6 फुट 7 फुट ऐसे बोलते हैं। तो ये फुट और गज जो है वो लंबाई की मात्रक के हैं। फिर रोमवासी जो है वो पग और कदमों की, कदम जो होते हैं उनको ही पैरों का जो पंजा होता है उसी को यहाँ पे पग या कदम कहा गया, उनसे लंबाई को मापते हैं। अक्सर करके क्या होता था कि रूम या ज़मीन, अक्सर करके मतलब ज़मीन की या किसी रूम की अगर लंबाई चौड़ाई मापनी होती थी तो ऐसे ही पैरों से, पैर के जो पंजे हैं उनसे ये नापा जाता था कितने पंजे का या कितने पगों का जो है वो रूम है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है। फिर है प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए अंगुल या फिर मुट्ठी का उपयोग किया जाता था, मुट्ठी का यूज़ करते थे। उससे आज भी जो फूल या जो माला ही नहीं बेचते हैं फूल वगैरह की, ठीक है, तो वो लोग आज भी मुट्ठी का यूज़ करते हैं कि कितनी लंबी माला होनी चाहिए किस भी फूल की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी कि पहले समय में इनका यूज़। अच्छा, ये चीज़ इसलिए भी रद्द कर दी गई क्योंकि क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पे कदमों से माप रहे हैं किसी रूम की लंबाई, ठीक है, तो या फिर हैंड से माप रहे हैं, तो किसी का पैर जो है बड़ा होता है, किसी का पैर छोटा होता है, तो सबकी एक जैसी यहाँ पे माप नहीं आई। तो यही माप में गड़बड़ी होने की वजह से सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसा यूनिट जो है यूज़ की जाए जो सब जगह सार्वत्रिक, मतलब उसमें किसी भी तरीके की कोई जो है गड़बड़ी ना कर सके माप तौल में, ठीक है। तो फिर इसी वजह से वर्ष 1790 में 1790 में फ्रांसीसी ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की। फ्रांसीसी जो थे, वहाँ फ्रांसीसियों ने 1790 में, यानी वहीं से ही मात्रक प्रणाली की स्टार्टिंग हुई और मानक प्रणाली की रचना की, जैसे मीटर पद्धति कहा गया, ठीक है। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का यूज़ हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं,
उसका आजकल यूज़ हो रहा है। और लंबाई का मात्रक एसआई मात्रक में मीटर है लंबाई का। तो यहाँ पे कुछ यूनिट्स दी गई हैं, जैसे 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर के, यानी 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, जैसे एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, इस तरीके से, ठीक है। और इसको अगर हम ये 1000 मीटर के अगर हम टुकड़े करें तो उसके बराबर होता है। सिमिलरली 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर 100 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए, समय के साथ स्थिति में हुए परिवर्तन को गति कहते हैं। अच्छा, ये क्या है कि हमारा जो चैप्टर है वो गति के बारे में, मापन के बारे में तो हो गया। गति के बारे में क्या डिस्कशन यहाँ पे होएगा कि गति क्या होती है, और यही आगे का जो पॉइंट्स है वही सबसे इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स के, ठीक है। यहाँ पे यहाँ जो फ्रांसीसी वाला जो दिया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गति किसे कहते हैं? समय के साथ जो भी स्थिति में परिवर्तन होता है उसी को ही हम गति कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आएंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार में सबसे पहली गति है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? सरल रेखा के अनुदिश किसी वस्तु की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। एक सिंपल जो है सीधी डायरेक्शन में अगर कोई जो है वस्तु एक टाइम ड्यूरेशन में जो है वो गति कर रही है, या अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि सरल रेखा में उसकी जिगजैग नहीं, एकदम सीधी सीधी जो है वो अपने मूवमेंट कर रही है, तो वो सरल रेखीय गति कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, या किसी गिरते पत्थर की। अब गिरता हुआ पत्थर लहराता तो आएगा नहीं, तो वो एकदम सीधे जो है डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वो उसकी गति। सिपाहियों की परेड, सिपाहियों की जो परेड की गति होती है वो तो एकदम ताल मिला करके एक तरह से कहें तो इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सरल रेखीय गति। नेक्स्ट है वृत्तीय अथवा वर्तुल गति। ये क्या होता है? यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रही है, उसकी दिशा में अगर गति कर रही है तो उसकी गति वृत्तीय गति या फिर वर्तुल गति कहलाती है। और इस गति में क्या होता है, वस्तु, अब उसमें हम पत्थर भी ले सकते हैं, उसकी और आपके हाथ की दूरी समान रहती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक डोरी लें और उसमें हम पत्थर बांध करके उसको घुमाएं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले जा करके इसको घुमाएं, तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो डोरी है वो एकदम सेंटर पे आ जाएगी, और पत्थर जो चारों ओर एक सर्किल के फॉर्म बना करके जो है वो नाच रहा है, उसकी जो डिस्टेंस रहेगी वो हमारे जो हाथ है, ठीक है, जो कि मिड में ऐसे घूम रहा है, उसकी हर पॉइंट पे बराबर होगी, एक सर्किल बनाते हुए जो है वो मूव करेगा। तो इस तरीके की जो गति होती है वही क्या कहलाती है? वृत्तीय या फिर वर्तुल गति। एक वृत्त बना करके गति हो रही है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस जो होगी वो पत्थर की, वो हमारे हैंड से सिमिलर होगी। उदाहरण में जैसे बिजली की पंखे की पंखुड़ियों की गति, यानी बिजली के पंखे हैं, ठीक है, उनकी जो पंखुड़ियां हैं उन पे अगर कोई हम स्टिकर वगैरह कुछ लगा दे तो हम क्या देखेंगे, जब वो मूव कर रहा होगा तो हम देखेंगे कि वो जो स्टिकर है उसकी जो सेंटर, पंखे का जो सेंटर होता है उससे जो डिस्टेंस है वो हर एक पॉइंट पे इक्वल है। दूसरा है घड़ी में सेकेंड की सुई। सेकेंड की सुई यहाँ पे इसलिए भी ली गई क्योंकि सेकेंड की सुई का मूवमेंट तेज होता है, ठीक है, तो इस वजह से सेकेंड की सुई यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये था सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति। अब यहाँ पे आप इसके पिक्चर देख लीजिए, सरल रेखीय गति किस तरीके से है, ये कार की जो डिस्टेंस है। वर्तुल या वृत्तीय गति पंखे का दिखाया गया है, और यहाँ पे एक जो बैल है वो जो है मतलब वो राउंड राउंड घूम रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ये वर्तुल गति या वृत्तीय गति के बारे में। नेक्स्ट है आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होती है? कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। आप ये समझिए, आपने एक पेंडुलम को देखा होगा, ये एक मिड पॉइंट है, ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पे बंधी हुई, इसका हमने यहाँ तक के लेकर गए, उसके बाद यहीं से ही हमने छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो एक बार यहाँ आएगी और वापस से यहाँ आएगी। तो जब क्या है कि जो वस्तु यहाँ से चली थी और इसकी एक जो है इसकी एक पॉइंट तक की उसको हम लेकर के गए, फिर वहाँ पे हमने छोड़ दिया, फिर वो पूरा यहाँ तक के जाने के बाद वापस से अपने पॉइंट पे आई, इस प्रकार की जो गति होती है इसी को यहाँ हम आवर्ती गति कहते हैं। अब यहाँ पे ये आपने देखा लोलक की एग्जाम्पल था, तो लोलक का जो मूवमेंट होता है वो ऐसे होता है, एक समय अंतराल के बाद वापस से अपनी स्थिति में आए, तो इस तरीके की गति आवर्ती गति कहलाती है। और फिर इसी तरीके से लोलक की गति हो गई। वृक्ष की शाखाओं की गति, वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं जब हवा चलती है तो उनका भी मूवमेंट इसी तरीके से होता है। झूला झूलते जो बच्चे होते हैं, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। झूला झूलते जो बच्चे होते हैं मिड से स्टार्ट करते हैं, फिर वापस से अपनी पुरानी स्थिति जिस जगह पे भी आएंगे वही उनके मूवमेंट जो होगा वो
आवर्ती गति का होगा। सितार की डोरियों की गति और बजते समय ढोलों की झिल्ली की गति, ढोल के जो झिल्ली होती है उनका भी मूवमेंट एक अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर होता है, ठीक है। ये हो गई आवर्ती गति। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा इसमें, सिलाई मशीन में सुई की जो गति होती है वो आवर्ती गति है। आपने देखा होगा कि जो सुई लगी रहती है वो ऊपर नीचे एक पॉइंट के ऊपर नीचे ऐसे करती है, ठीक है। तो ये जो गति होती है वो आवर्ती गति हो जाएगी। दूसरा, पहिए की जो गति होती है वो वृत्तीय गति होती है। साइड में जो पहिया लगा रहता है जिसे हम लोग घुमा रहे होते हैं, ठीक है, वो जो है वृत्तीय गति है। तो एक सिलाई मशीन दो तरीके का मूवमेंट करती है, आवर्ती और वृत्तीय गति। नेक्स्ट है, यदि गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती है और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है, इस प्रकार की गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। कोई गेंद है, उसको हमने फर्श पे, खुरदुरी फर्श, क्योंकि घूर्णन अगर कर रही है या खुरदुरी फर्श नहीं, नॉर्मल भी अभी ले सकते हैं। घूर्णन क्या कहेंगे, अपने सेंटर से वो एक एंगल बनाते हुए घूम रही है, ठीक है, चारों ओर घूम रही, तो वही घूर्णन गति कहलाएगी। तो क्या हो रहा है कि वो सरल रेखीय गति, एक तो बॉल जो है वो एकदम सीधे जा रही है तो सरल रेखीय गति हो जाएगी, दूसरा वो एक एंगल बनाते हुए राउंड राउंड वो घूमती भी जा रही है तो वो घूर्णन गति। तो दोनों ही गति एक साथ कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिलाई मशीन में भी दो गति एक साथ हो रही है और एक जो है घूमती हुई जो बॉल है उसमें भी दो गति एक साथ हो रही है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आवर्ती गति के एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, तबला है, सितार है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए पेंडुलम की भी दी गई है, झूला झूलता जो बच्चा है उसकी भी दिखाई गई है। तो ये था, यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 11। इसका है, ये है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई भी वस्तु अगर हम देख रहे हैं तो लाइट की प्रेजेंस में, देखिए यहाँ पे जो कुछ पॉइंट दिए गए वो हम लोग एक चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इसलिए फटाफट बस ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, कोई भी लाइट है वो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, परावर्तन होता है। तो वो परावर्तन होने के बाद हमारी आंखों में जब पड़ता है तभी हमें उस वस्तु का कलर दिखाई देता है। तो एक तरह से देखें कि प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। दूसरा, दीप्त पिंड। दीप्त पिंड क्या होते हैं, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। सूर्य का अपना खुद का प्रकाश है, ठीक है, चंद्रमा दीप्त पिंड में नहीं आएगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो चंद्रमा जो है वो दीप्त पिंड में नहीं आता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो सूर्य की लाइट को एब्जॉर्ब करके वो चमकता है, ठीक है। तो हम सूर्य को लेंगे, एक तो सूर्य हो जाएगा, दूसरा टॉर्च हो जाएगा, विद्युत का प्रकाश, इसी के साथ साथ मोमबत्ती वगैरह भी हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है अपारदर्शी। अपारदर्शी जिन वस्तुओं के आर पार हम नहीं देख सकते वो अपारदर्शी होती हैं। ये हम लोग ने पहले भी अच्छे से डिस्कस किया है। पारदर्शी जिन वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं, यानी वह अपने अंदर से प्रकाश को गुजरने दे रही हैं, तो वो पारदर्शी वस्तुएं कहलाएंगी, ठीक है। कोई ट्रांसपेरेंट बॉक्स वगैरह हो जाएगा, ठीक है, प्लास्टिक का बॉक्स हो जाएगा, शीशे के ग्लास वगैरह हो जाएंगी, ये सब। पारभासी क्या होते हैं, कुछ वस्तुओं के आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, तो वो वस्तुएं पारभासी कहलाती हैं। जैसे कि कोई जो है ऑयल लगा हुआ है, कोई कागज़ का टुकड़ा, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, इन पॉइंट्स को रखने का मेन मकसद, हालांकि हम लोग ये सारे चीज़ों देख चुके हैं पहले, ठीक है, दीप्त पिंड को छोड़ करके, इसलिए रखा क्योंकि चैप्टर में इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नहीं था, इसलिए थोड़ा सा इसको जो है हाईलाइट करना था, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट है इसमें है, छाया क्या होती है। जब किसी प्रकाश स्रोत के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो वह अपारदर्शी वस्तु रखी जा रही है, ठीक है, जिससे प्रकाश इधर उधर मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, पार नहीं हो पाता है, तो वह प्रकाश के मार्ग को रोक देती है और पीछे का जो हिस्सा है वो काले रंग का हो जाता है। बस जाहिर है कि जो है जो प्रकाश को रोके दे रही है, लाइट को रोके दे रही है, तो पीछे तो लाइट जा नहीं रही है और लाइट की प्रेजेंस में ही हमको कलर दिखाई देता है, अदरवाइज़ वो हमको ब्लैक कलर का ही दिखाई देगा, तो इसलिए वो काले रंग का दिखता है। इसी को ही हम छाया कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, छाया का जो आकार है वो अनिश्चित होता है। देखिएगा आप की जो छाया होती है वो अलग अलग चीज़ की, अलग अलग तरीके की, कभी अपनी खुद की देख सकते हैं, ठीक है, जैसे धूप हो रही है तो नून का टाइम होता है ना, जब दोपहर का, खड़ी दोपहर होती है, तो जो है सर पे जब सूरज होता है तो हमारी जो परछाई होती है वो छोटी हो जाती है, हमारी शैडो, ठीक है। शाम के टाइम में अलग उसका शेप हो जाता है, मॉर्निंग के टाइम पे अलग हो जाता है, तो क्या है, छाया का आकार अनिश्चित होता है। इसका रंग काला होता है, क्योंकि देखिए जहाँ लाइट, जो कलर होता है वो लाइट पे डिपेंड करता है, जहाँ लाइट ही नहीं है वहाँ कलर कहाँ होगा, तो फिर वो पूरा ब्लैक होगा।
छाया से हम किसी वस्तु के आकार की पहचान कर सकते हैं। शैडो से हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई पर्सन खड़ा है तो हमें ये पता चल जाएगा कि कोई पर्सन खड़ा है। अगर कोई एनिमल खड़ा है तो हम ये भी जान जाएंगे कि कोई एनिमल है या कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हम शैडो से पहचान सकते हैं, भले वो हम लोग के सामने हो चाहे ना हो। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम भ्रमित भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम इसमें एक पिक्चर है, उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने हैंड से एनिमल के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, और उसकी आवाज़ निकालने लगे तो इससे हमें ऐसा लगेगा कि जो है वाकई में वो एनिमल उस जगह प्रेजेंस है। तो हम शैडो से भ्रमित भी हो सकते हैं कि हो सकता है जो चीज़ हम देख रहे हों वो जो है वो एक्चुअल में वो ना हो। ये चीज़ हो गई छाया के बारे में। नेक्स्ट है सूची छिद्र कैमरा। सूची छिद्र कैमरा क्या होता है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य की वृत्ताकार प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है। प्रकृति में एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। मेनली सूची छिद्र कैमरा जो है वो हैंडमेड अगर हम बनाएंगे तो इससे मेनली जो सूर्य का जो प्रतिबिंब है, सूर्य की इमेज अगर हमें प्राप्त करनी है वो भी वृत्ताकार, तो वो हमें सूची छिद्र कैमरे से हम बना सकते हैं। ठीक है, प्रकृति में भी एक, ये तो हैंडमेड हो गया, प्रकृति में भी रोचक, ये एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है, वो क्या है वो भी देखेंगे। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के धब्बे दिखाई देते हैं। अक्सर करके आप किसी बड़े पेड़ के नीचे देखिएगा तो क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं अगर उनमें छेद है या फिर पत्तियों के बीच में गैप होता है तो उनसे जो सनलाइट गुजर रही होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो उसका जब हम लोग ज़मीन पे देखेंगे जो है अर्थ पर, ठीक है, तो हमें क्या वो एक शेडो, एक सर्किल के फॉर्म में ही दिखेगा। तो वो क्या है, एक तरीके से वह सूची छिद्र, नेचुरल सूची छिद्र कैमरा है। ठीक है, कि हमें वो सूर्य के जो है वो वृत्ताकार प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आगे देखिए, अब यहाँ पे आप देखिएगा ये चीज़ यहाँ पे सबसे पहले दिखाई गई है, छाया पर्दे पर ही बनती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि छाया अगर हमें प्राप्त करनी है, ठीक है, वो ऐसे, पहले इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, एक लड़की एक जो है मतलब अपने फ्रेंड की ओर टॉर्च से लाइट मार रही है। ठीक है, पीछे वाली जो उसकी फ्रेंड है वो पहले नहीं थी, तो हमें इस लड़के की शैडो नहीं दिख रही थी। लेकिन फिर वो इस जो लड़की जो है पीछे जो खड़ी है वो उससे कहा कि आप पर्दा या कुछ भी दफ्ती वगैरह लेकर के आगे खड़े हो जाए। जब वो लेकर के खड़ी हुई तो फिर इसकी टॉर्च की लाइट का मतलब इसमें जो बॉय है इसकी इमेज दिखने लग गई। यानी सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि जो छाया होती है वो पर्दे पर ही दिखाई देती है, अगर पर्दा नहीं है तो हमें शैडो नहीं दिखाई देगी। ठीक है, यही तो इमेज की फॉर्मेशन का जो है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन इसी तरीके से होती है। दूसरा, यहाँ पे शेडो कैसे भ्रमित करती है, देखिए यहाँ पे हम हैंड से एनिमल के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें लगेगा एनिमल है लेकिन एक्चुअल में वो हमारे हैंड का ही स्ट्रक्चर है। ये है सूची छिद्र कैमरा। ये हैंडमेड है कि इसमें हमें एक बड़ा बॉक्स लेना है जिसमें एक छोटा सा छेद कर लेना है, दूसरा छोटा बॉक्स लेना है जिसमें हमें एक ट्रांसल्यूसेंट पारभासी छोटा सा जो छेद आप देख रहे हैं वहाँ पे हम पर्दा लगा देंगे, उसी से ही हम इसकी इमेज को प्राप्त करेंगे। फिर इस छोटे वाले बॉक्स को बड़े वाले में डाल करके और फिर उसके बाद अपना सेट करेंगे, चाहे वो हम सूर्य की तरफ करके शेडो प्राप्त करें या जिधर भी, मतलब जिसकी भी हमें चाहिए। ये वाला जो यहाँ पे दिखाया गया है ये नेचुरल दिखाया गया है कि कैसे जो एक पेड़ है, ठीक है, वो उसकी पत्तियों के बीच का जो गैपिंग है उससे आप नीचे देख सकते हैं सूर्य के कैसे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो ये नेचुरल सूची छिद्र कैमरे की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निश्चय ही जो हम देख रहे हैं छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि सभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। छाया के बारे में ये बात कही गई है इम्पोर्टेंटली कि अगर वहाँ पे इमेज नहीं, सॉरी, पर्दा नहीं है तो इमेज बनेगी ही नहीं, यानी इमेज के बनने के लिए पर्दे का होना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये कही गई है एक सनलाइट के लिए कि जो सनलाइट होती है, यानी जो छाया बन रही है या सूची छिद्र कैमरा जो कैमरा वगैरह जो बनाया गया है, ये तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। तो प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में गमन करता है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दर्पण तथा परावर्तन। दर्पण और परावर्तन क्या है? प्रकाश पुंज का सीधी रेखा में चलकर दर्पण से टकराकर हमारी आंखों में पड़ना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सीधी रेखा में चल रहा है, दर्पण से टकरा करके हमारी आंखों में जब पड़ेगा तभी हमें उसके जिस ऑब्जेक्ट से टकरा करके हमारी तरफ पड़ रहा है, ठीक है, तो मतलब मेनली हमको उसकी पूरी उधर की जितने भी एरिया होगा वहाँ की हमको पूरी इमेज दिखाई देगी। तो ये जो टकरा करके वापस हमारी आंखों में पड़ रहा है वही क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। दर्पण में जो हम अपने चेहरे के प्रतिबिंब को देखते हैं वह परावर्तन के कारण ही है। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों की इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। ये भी क्या है? परावर्तन की ही एक जो है मतलब कारण है जिसकी वजह से हमें ये दिखाई देता है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए कि एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है कि नहीं चलता है, इसे देखने के लिए। तो पहले क्या किया गया है, ये बॉय है, इसके हाथ में एक पाइप है, ठीक है, वो कैंडल को देख रहा है। पहली कंडीशन में ये जो पाइप है वो सीधा है, तो कैंडल की जो लाइट है वो उसको सीधी सीधी उसको लो उसकी दिख रही है जलती हुई, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में इसने क्या किया, ये जो इसका जो पाइप था उसको उसने बेंड कर दिया। जब उसको उसने थोड़ा सा मोड़ दिया, बेंड कर दिया, तो क्या हुआ कि तब वो अगर इस लाइट को देख रहा है और इसका जो पाइप का छेद है वो लाइट इसकी तरफ ही है, मतलब कैंडल की तरफ ही है, लेकिन उसे रोशनी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश का जो रास्ता है वो जो है सीधा है ना, तो इस वजह से वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि परावर्तन कैसे होता है। एक यहाँ पे एक जो स्टूडेंट है वो एक दर्पण पर जो है लाइट, टॉर्च की लाइट डाल रहा है। तो परावर्तन देखिएगा कि टॉर्च की लाइट एक मिरर से टकरा करके वापस से वो दूसरी बॉय जो है उसकी तरफ जो है उसको दिखा रही है, ठीक है, उसकी तरफ वो रोशनी हो गई। तो ये परावर्तन के कारण, ये परावर्तन किसने किया, एक मिरर ने किया। तो परावर्तन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए एक मिरर का होना, और वो भी मिरर कैसा, पॉलिश्ड मिरर जो होगा उसका होना ज़रूरी है, ठीक है। ये भी एक परावर्तन और शैडो दोनों की ही कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई है कि परावर्तन के लिए जो है वही मतलब रिफ्लेक्शन होना है, टकरा करके वापस से उधर लाइट जब जाएगी तो ये हमें कंघे की यहाँ पे शैडो दिखाई देगी। तो दो तरीके की आपको, पहली वाली कंडीशन में तो शैडो दिख रही है, ठीक है, जो इस तरीके के ये कंघा दिखाई जा रहा है ये तो शैडो है, क्योंकि बीच में कंघे की जो दांत हैं वो जो जिन जिन पोर्शन पे लाइट नहीं पड़ रही होगी या रोक रहे हैं वो शैडो बन गई। दूसरी वाली जो इमेज है वो परावर्तन के कारण है। तो दो इमेज यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो ये था, हमारे दोनों चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा डिस्कस करेंगे उसमें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।